वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। कहते हैं कि तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव इंसान को उम्र भर रिसने पर मजबूर कर देता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ना तो पैसा है और ना ही शारीरिक बल। सबसे बड़ी ताकत है आपके शब्द और उन शब्दों को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला। इतिहास गवाह है कि कई बार कमजोर से कमजोर व्यक्ति ने केवल अपनी संवाद शैली यानी अपनी बातों के दम पर बड़े बड़े साम्राज्य पलट दिए। पश्चिमी विचारक मैकियावेली हों या हमारे अपने आचार्य चाणक्य, सभी ने यही माना है कि जो इंसान अपनी जुबान पर शासन कर सकता है वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। आज की यह कहानी शब्दों की उसी जादुई और खौफनाक ताकत की कहानी है। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक हारा हुआ इंसान केवल अपने बोलने के तरीके में बदलाव करके अपने सबसे बड़े दुश्मन को घुटनों पर ले आया। रतनगढ़ की रियासत अब केवल नाम की रह गई थी, लेकिन हवेली का रुतबा आज भी पूरे इलाके में कायम था। हवेली के बड़े दालान में आज पंचायत बैठी थी। माहौल में अजीब सी घुटन और तनाव था। पंचायत के बीचों बीच 25 साल का देवव्रत खड़ा था। देवव्रत के माथे पर पसीना था, आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। सामने एक ऊंचे तख्त पर देवव्रत का चाचा ठाकुर रणधीर सिंह बैठा था। रणधीर सिंह के चेहरे पर एक कुटिल और घमंडी मुस्कान थी। देवव्रत ने अपनी पूरी ताकत से चीखते हुए कहा, आप मेरे पिता की जमीन इस तरह नहीं हड़प सकते चाचा जी। यह मेरी पुश्तैनी जमीन है। आपने धोखे से कागजात पर अंगूठा लगवाया है। मैं अदालत जाऊंगा। पूरे गांव को आपका असली चेहरा दिखाऊंगा। मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। देवव्रत की इस चीख पुकार का रणधीर सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बड़ी ही शांति और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, शांत हो जा बेटे। तेरी रगों में अभी नया खून है, इसलिए उबल रहा है। जमीन तो अब मेरी हो चुकी है। और रही बात मुझे बर्बाद करने की, तो जा, जो कर सकता है कर ले। पंचायत भी जानती है कि कागज पर तेरे पिता के ही निशान हैं। पूरे गांव के सामने देवव्रत का मजाक बन गया। लोग उस पर हंसने लगे। देवव्रत जितना ज्यादा चीख रहा था, लोग उसे उतना ही बड़ा मूर्ख समझ रहे थे। अंततः अपमान की आग में जलता हुआ देवव्रत पंचायत से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच उसके साथ होते हुए भी वह क्यों हार गया। हताश और निराश देवव्रत गांव के बाहर घने जंगल में बनी एक प्राचीन और जर्जर कुटिया की ओर चल पड़ा। वहां आचार्य चिंतामणि रहा करते थे। आचार्य चिंतामणि कभी रतनगढ़ के दीवान हुआ करते थे, राजनीति और संवाद के महारथी। जब देवव्रत कुटिया में पहुंचा तो आचार्य एक पुरानी पोथी पढ़ रहे थे। देवव्रत उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। मैं हार गया आचार्य जी। मेरे पास सच था, प्रमाण था, फिर भी पंचायत ने चाचा रणधीर का साथ दिया। मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अपनी जमीन और अपना सम्मान कैसे वापस पाऊं? आचार्य चिंतामणि ने पोथी बंद की और देवव्रत को ध्यान से देखा। उनकी आंखें किसी गहरे सागर की तरह शांत थीं। तुम इसलिए नहीं हारे देवव्रत क्योंकि तुम्हारे पास सच नहीं था। तुम इसीलिए हारे क्योंकि तुम्हें सच बोलना नहीं आता। रणधीर सिंह ने तुम्हारी जमीन नहीं छीनी। तुमने अपनी मूर्खता और अपनी जुबान से उसे खुद अपनी जमीन सौंप दी है। दुनिया में राज्य वह नहीं करता जो बहुत ज्यादा बोलता है, बल्कि राज्य वह करता है जो यह जानता है कि शब्दों का प्रहार कब, कहां और कैसे करना है। देवव्रत ने आंसू पोंछते हुए हैरानी से पूछा, क्या केवल बोलने का तरीका बदलने से हारा हुआ युद्ध जीता जा सकता है आचार्य जी? बिल्कुल, आचार्य चिंतामणि ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। राजनीति और शक्ति के खेल में संवाद ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। आज मैं तुम्हें बोलने के वे 10 अचूक और शक्तिशाली तरीके बताऊंगा जो दुनिया के महान से महान नीतिकार इस्तेमाल करते आए हैं। यदि तुमने इन 10 सूत्रों को अपने गले में उतार लिया तो अगली बार पंचायत में रणधीर सिंह नहीं, तुम राज करोगे। देवव्रत सीधा होकर बैठ गया। जंगल की हवाओं में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। आचार्य चिंतामणि ने बोलना शुरू किया। शक्तिशाली संवाद का पहला तरीका, हमेशा आवश्यकता से कम बोलो। आज पंचायत में तुमने सब कुछ बोल दिया। अपनी योजनाएं, अपना गुस्सा, अपनी कमजोरी, सब कुछ एक खुली किताब की तरह रख दिया। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अनजाने में अपने रहस्य और अपनी कमजोरियां उजागर कर देता है। कम बोलने वाले इंसान के भीतर एक रहस्य होता है और यह दुनिया रहस्य से डरती है। जब तुम कम बोलते हो तो सामने वाला तुम्हारे दिमाग को पढ़ नहीं पाता और घबराहट में खुद गलतियां करने लगता है।
दूसरा तरीका, आचार्य ने अपनी एक उंगली उठाते हुए कहा, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों पर हावी मत होने दो। आज तुम गुस्से में कांप रहे थे। याद रखना देवव्रत, जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे शब्दों में झलकता है तो लोग तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे तुम्हें एक भावुक और कमजोर इंसान मान लेते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति आग उगलते समय भी चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक रखता है। तुम्हारे शब्द तीखे होने चाहिए, लेकिन तुम्हारी आवाज में कोई कंपन या क्रोध नहीं होना चाहिए। देवव्रत को अपनी आज की सबसे बड़ी भूल समझ आ रही थी। उसने सच में अपने गुस्से का तमाशा बना दिया था। तीसरा शक्तिशाली तरीका है, व्यर्थ की धमकियां कभी मत दो। तुमने रणधीर को पंचायत में बर्बाद करने की धमकी दी। ऐसा करके तुमने अपने दुश्मन को सतर्क कर दिया। जो बादल बहुत गरजते हैं वे बरसते नहीं। एक ताकतवर इंसान कभी यह नहीं बताता कि वह क्या करने वाला है। वह धमकियां देकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, वह सीधा वार करता है। जब तक तुम प्रहार न कर दो, तुम्हारे दुश्मन को यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पर हमला करने वाले हो। आचार्य अपनी जगह से उठे और कुटिया में जल रही आग के पास जाकर बैठ गए। आग की रोशनी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज बिखेर रही थी। चौथा तरीका, चुप्पी का प्रहार करना सीखो। संवाद में केवल शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि दो शब्दों के बीच का सन्नाटा यानी पॉज बहुत बड़ी ताकत रखता है। जब तुम किसी महत्वपूर्ण बात को कहने से पहले कुछ पल के लिए शांत हो जाते हो, तो सामने वाले का ध्यान पूरी तरह तुम पर केंद्रित हो जाता है। तुम्हारी खामोशी सामने वाले के मन में डर और बेचैनी पैदा करती है। रणधीर की आंखों में आंखें डालकर जब तुम खामोश रहोगे, तो वह तुम्हारी उस खामोशी से घबरा जाएगा। पांचवां तरीका, श्रोता के स्वार्थ के अनुसार बात करो। जब तुम किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हो, तो यह मत बताओ कि उसमें तुम्हारा क्या फायदा है, बल्कि उसे यह दिखाओ कि उसमें उसका क्या फायदा है। पंचायत के पंचों को तुम्हारी जमीन से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें उन्हें ऐसे शब्द बोलने होंगे जिससे उन्हें लगे कि तुम्हारी जीत में उनकी भलाई और उनका सम्मान सुरक्षित है। इंसान केवल वही सुनता है जो उसके स्वार्थ से जुड़ा हो। देवव्रत एक एक बात को अपने दिमाग में गहराई से उतार रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक वह केवल भावनाओं में बहकर बोलता आया था। छठा तरीका, आचार्य चिंतामणि ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, रणनीतिक प्रशंसा का उपयोग अपने दुश्मन को कमजोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसकी झूठी और सटीक प्रशंसा करना। जब तुम रणधीर के अहंकार को सहलाओगे, तो उसका दिमागी संतुलन ढीला पड़ जाएगा। चापलूस मत बनो, लेकिन ऐसी प्रशंसा करो जो उसे लगे कि तुम हार मान चुके हो। जब दुश्मन को लगने लगे कि वह जीत चुका है, तभी वह सबसे बड़ी भूल करता है। सातवां तरीका, अधिकार और आत्मविश्वास से भरी आवाज। तुम्हारी आवाज में विनती या लाचारी नहीं होनी चाहिए। जब तुम बोलते हो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम कोई सत्य बता रहे हो जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। चाहे तुम भीतर से कितने भी डरे हुए क्यों ना हो, तुम्हारी आवाज में एक ऐसा ठहराव होना चाहिए जो सुनने वाले को तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर दे। आठवां तरीका, कभी भी बहस में मत उलझो। बहस एक ऐसी खाई है जहां इंसान केवल अपना सम्मान खोता है। जब सामने वाला तर्कहीन बातें करे, तो उससे उलझने के बजाय चुप हो जाओ या एक व्यंग्यात्मक मुस्कान देकर विषय बदल दो। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे दुश्मन को बहस से ज्यादा चुभेगी। जीत तर्कों से नहीं, परिणामों से मिलती है। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आचार्य ने एक लकड़ी आग में डाली और फिर देवव्रत की ओर पलटे। नौवां तरीका, अपने असली इरादों को हमेशा शब्दों के जाल में छुपा कर रखो। सीधे सीधे अपनी मंशा कभी किसी को मत बताओ। ऐसी बातें करो जिनके कई अर्थ निकलते हों। जब लोग तुम्हारे शब्दों का मतलब निकालने में उलझे रहेंगे, तब तुम्हें अपनी योजना को अंजाम देने का पूरा समय मिल जाएगा। इसे ही भ्रम पैदा करने की कला कहते हैं। और 10वां तथा सबसे अंतिम तरीका, हमेशा तथ्यों और प्रमाण के साथ प्रहार करो, भावनाओं के साथ नहीं। जब तुम अगली बार अपना मुंह खोलो, तो तुम्हारे हाथ में ऐसा प्रमाण होना चाहिए जो तुम्हारे शब्दों को पत्थर की लकीर बना दे। रोना, गिड़गिड़ाना या क्रोधित होना छोड़ दो। जब तुम्हारे शब्द तथ्यों की बुनियाद पर खड़े होंगे, तो रणधीर सिंह का सारा अहंकार अपने आप ढह जाएगा।
देवव्रत पूरी रात उस कुटिया में रहा। अगली सुबह जब वह रत्नगढ़ लौटा तो वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपने चेहरे से सारी चिंताएं और सारा क्रोध मिटा दिया था। अगले कुछ हफ्तों तक देवव्रत बिल्कुल शांत रहा। उसने रणधीर सिंह से कोई विवाद नहीं किया। पंचायत के लोग भी हैरान थे कि अचानक देवव्रत को क्या हो गया। लेकिन इस खामोशी के पीछे देवव्रत आचार्य चिंतामणि के 10वें तरीके पर काम कर रहा था, तथ्य जुटाना। उसने चुपचाप हवेली के पुराने मुनीम से संपर्क साधा और जमीन के असली दस्तावेजों की नकल निकलवा ली, जिनमें रणधीर सिंह की हेराफेरी साफ नजर आ रही थी। 1 महीने बाद गांव में फिर से एक बड़ी पंचायत बैठी। इस बार मामला पानी के बंटवारे का था। रणधीर सिंह पूरे घमंड के साथ अपने तख्त पर विराजमान था। तभी देवव्रत वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी। रणधीर ने उसे देखते ही ताना मारा, आओ भतीजे, आज जमीन के बाद क्या पानी पर दावा करने आए हो? पंचायत के लोग हंसने लगे, लेकिन इस बार देवव्रत को गुस्सा नहीं आया। उसने आचार्य का दूसरा नियम याद रखा, भावनाओं पर नियंत्रण। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और बेहद शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, दावा तो उस पर किया जाता है चाचा जी जो अपना ना हो। जो अपना है उसके लिए दावा कैसा? देवव्रत की आवाज में जो ठहराव था उसने पंचायत की हंसी रोक दी। देवव्रत आगे बढ़ा और बिना कोई लंबी बात किए, बिना कोई धमकी दिए, उसने अपने झोले से वो असली दस्तावेज निकाले और सरपंच के सामने रख दिए। उसने सरपंच की आंखों में देखते हुए कहा, सरपंच जी, आप इस गांव के न्याय के रक्षक हैं। मेरा स्वार्थ केवल मेरी जमीन है, लेकिन आपका सम्मान गांव के सही न्याय से जुड़ा है। ये कागजात बता रहे हैं कि पिछली पंचायत में झूठ किसने बोला था। अगर आज न्याय नहीं हुआ तो कल गांव का कोई भी व्यक्ति इस पंचायत के फैसलों पर विश्वास नहीं करेगा। देवव्रत ने आचार्य का 5वां नियम लागू किया था, श्रोता के स्वार्थ सरपंच के सम्मान को जोड़ना। सरपंच ने दस्तावेज देखे और उनके होश उड़ गए। दस्तावेजों में साफ था कि रणधीर ने जाली दस्तखत किए थे। रणधीर सिंह घबरा गया। वह अपनी जगह से उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह सब झूठ है। यह लड़का जाली कागज लाया है। मैं इसे अभी जेल भिजवा दूंगा। रणधीर गुस्से में अपना आपा खो रहा था। देवव्रत अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने कोई बहस नहीं की। उसने केवल रणधीर की आंखों में देखा और कुछ पल के लिए गहरी चुप्पी साध ली। वह चुप्पी इतनी भारी थी कि पूरा गांव रणधीर सिंह की घबराहट को साफ महसूस कर सकता था। देवव्रत ने अत्यंत संयमित आवाज में कहा, कागज झूठे हैं या सच्चे, इसका फैसला अदालत के मोहर लगे दस्तावेज करेंगे चाचा जी, आपकी ऊंची आवाज नहीं। रणधीर सिंह के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसका क्रोध उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और देवव्रत की शांति उसका सबसे बड़ा हथियार। पंचायत ने तुरंत देवव्रत के पक्ष में फैसला सुनाया और रणधीर सिंह को गांव वालों के सामने बेइज्जत होकर जमीन के कागज देवव्रत को सौंपने पड़े। देवव्रत ने आज कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। उसने किसी पर हाथ नहीं उठाया था। उसने केवल आचार्य चिंतामणि द्वारा सिखाए गए संवाद के उन 10 शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया था। उसने सिद्ध कर दिया था कि एक शांत और रणनीतिक दिमाग किसी भी चीखते चिल्लाते अहंकार को धूल चटा सकता है। दोस्तों, हम अक्सर जीवन में देवव्रत जैसी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि जो जितना जोर से बोलेगा, जो जितनी धमकियां देगा, वह उतना ही शक्तिशाली है। लेकिन मैकियावेली और चाणक्य का यह पावर माइंडसेट हमें सिखाता है कि असली ताकत शब्दों को बचाकर रखने और सही जगह पर प्रहार करने में है। जब आप कम बोलते हैं, जब आप अपने गुस्से को पी जाते हैं और जब आपके शब्दों में एक ठहराव होता है, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप आपके मानसिक प्रभाव में आ जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह आपका ऑफिस हो, आपके रिश्ते हों या फिर समाज, अगर आप अपनी संवाद शैली में ये 10 तरीके शामिल कर लें तो कोई भी व्यक्ति आपको कभी हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। आप देख रहे थे वर्मा स्टोरीज। मैं विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपने शब्दों को तीर की तरह इस्तेमाल करना सीखें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और हमेशा याद रखें कि मौन भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। बहुत बहुत धन्यवाद।